नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, गालों में डिंपल क्यों पड़ता है? दरअसल कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किसी पुरुष या महिलाओं के गालों में डिंपल दिखाई देता है तो इसका श्रेय उनके माता या पिता को जाता है। अधिकतर लोगों को चेहरे के डिंपल एक आनुवंशिक तोहफे के रूप में मिलते हैं। मतलब यह है कि डिंपल जेनेटिकली पेरेंट्स के जरिए उनके बच्चों में आ जाता है। दरअसल कुछ चिकित्सक यह भी मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के गाल की एक मांसपेशी दूसरे की तुलना में कुछ छोटी या बड़ी होती है तब उस जगह पर एक खाली जगह हो जाती है। मुस्कुराने पर यह खाली जगह दिखाई देती है जिससे सुंदरता की निशानी डिंपल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, चीन की वस्तु इतनी सस्ती क्यों होती है? दरअसल चाइनीज प्रोडक्ट के सस्ता होने का कारण है बहुत अधिक मात्रा में होने वाला उत्पादन। अर्थशास्त्र का यह बहुत पुराना सिद्धांत है। उत्पादन की जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी लागत घटती जाती है। इसलिए चीन अपने लिए हमेशा नए बाजार खोजता है और किसी भी प्रकार से अपने माल को खपाता है। चीन के इन्हीं तौर तरीकों के कारण आज भी उसे विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्यग्रहण को नंगी आंखों से देखना क्यों मना होता है? दरअसल सूर्यग्रहण ही नहीं, सूरज को किसी भी समय नंगी आंखों से देखना मना होता है। सूरज से प्रकाश के अतिरिक्त परावैंगनी किरणें निकलती है जो आंखों को क्षति पहुंचा सकती है और यह क्षति हमेशा के लिए हो सकती है। परावैंगनी किरणों से कैंसर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, थर्मामीटर को जीभ के नीचे या बगल में ही क्यों लगाया जाता है? दरअसल सभी स्वस्थ जीवों के शरीर का एक निश्चित तापमान होता है, लेकिन किसी बीमारी के कारण उसे बुखार हो जाता है तो उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर के अंदर का तापमान व बाहर के वातावरण का तापमान अलग अलग होता है। इसलिए शरीर के तापमान का ठीक तापमान देखने के लिए थर्मामीटर को शरीर के अंदर लगाया जाता है। इसलिए इसे बड़े व्यक्तियों के मुंह में जीभ के नीचे दबाकर रखा जाता है। छोटे बच्चे इसे दबाने नहीं जानते, इसलिए उनकी बगल में दबाकर तापमान मापकर उसमें 1 डिग्री बढ़ाकर गिना जाता है, क्योंकि यह शरीर के बाहर का तापमान होता है। पशुओं का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को उनकी गुदा में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मोबाइल का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? दरअसल भारत में इसकी शुरुआत 30 या 31 जुलाई 1995 को हुई। पहली कॉल कलकत्ता से दिल्ली की गई थी और ज्योतिष बसु ने यह कॉल कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से नई दिल्ली स्थित संचार भवन में तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री सुखराम से की थी। भारत की पहली मोबाइल ऑपरेटर कंपनी मोदी टेलस्ट्रा थी और इसकी सर्विस को मोबाइल नेट के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, टमाटर सब्जी है या फल? दरअसल टमाटर विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली सब्जी है। इसका पुराना वानस्पतिक नाम लाइकोपोर्सिकॉन एस्कुलेटम मिल है। वर्तमान समय में इसे सोलेनम लाइकोपोर्सिकॉन कहते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बिना टमाटर के खाना बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिकी एंडीज में हुई है। मैक्सिको में इसका भोजन के रूप में प्रारंभ शुरू हुआ और अमेरिका के स्पेनिश उपनिवेश से होते हुए विश्व भर में फैल गया। क्वेश्चन नंबर 7, मीठा खाने के बाद प्यास क्यों लगती है? दरअसल जब भी हम कुछ मीठा खाता है तो उसमें उपस्थित शर्करा चीनी हमारे शरीर के रुधिर खून से मिलती है। चीनी की मात्रा अधिक होने के कारण रुधिर में रासायनिक असंतुलन की स्थिति बनने लगती है। इसे संतुलित करने के लिए रुधिर कोशिकाएं हमारे शरीर में उपस्थित पानी का उपयोग करती है। इसके कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए रुधिर कणिकाएं हमारे मस्तिष्क को एक संदेश भेजती है जिससे हमें प्यास की अनुभूति होती है। यह सारी प्रक्रिया बहुत ही तेजी के साथ संपन्न होती है। इसी कारण मीठा खाने के 4 से 5 मिनट बाद ही हमें प्यास लगने लगती है। यदि आपको मीठा खाने के तुरंत बाद प्यास लगती है तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर में पहले से ही पानी की कमी थी। मधुमेह के रोगियों को भी मीठा खाने के तुरंत बाद तेज प्यास लगती है क्योंकि उनके रुधिर में पहले से ही शर्करा की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम समाज में भाई बहन से शादी क्यों करते हैं? दरअसल रिश्ते में भाई बहन का निकाह इसलिए होता है क्योंकि बेटी नज़रों के सामने रहे, जानी पहचानी रिश्तेदारी को अच्छी मानते हैं। पुराने ज़माने में मुस्लिम समाज में कबीले हुआ करते थे और दूर दूर तक कोई गांव या बस्ती भी नहीं होती थी, इसलिए लोग आपस में ही शादी कर देते थे। लोगों को लगता था कि बेटियां अनजान लोगों के हाथ में सौंपने से अच्छा है आस पड़ोस में ही शादी कर देते हैं। अब ज़माना बदल गया, बहुत से लोग अब ऐसा नहीं करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, लाल चींटी के काटने पर सूज क्यों जाता है? दरअसल पृथ्वी पर जीवों की प्रजातियों में चींटी छोटे जीवों में से एक है। चींटी भले ही दिखने में छोटी होती है, लेकिन इनके काटने पर असहनीय दर्द होता है। लाल चींटी के डंक में फार्मिक एसिड अल्म नामक रसायन होता है। चींटी के काटने पर डंक से यह रासायनिक हमारे त्वचा के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। इससे जिस जगह पर चींटी ने काटा होता है वहाँ की त्वचा लाल हो जाती है, खुजली होने लगती है, दर्द जलन होने लगती है और प्रभावित त्वचा पर सूजन आ जाती है। चींटी काटने की जगह पर बर्फ़ को किसी कपड़े में लपेटकर आइस पैक की तरह इस्तेमाल करने से खुजली व दर्द में राहत मिलती है। इसकी ठंडक से रक्तवाहिनी संकुचित हो जाती है व दर्द खुजली का एहसास कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त त्वचा पर एलोवेरा के रस का उपयोग भी लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, लोग काला धन स्विस बैंक में ही क्यों रखते हैं? दरअसल विश्व की मुख्य वित्तीय कंपनियों में से एक है UBS, जिसे भारत में स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। मध्य युग से ही स्विस बैंक सूचनाओं को गोपनीय रखने के लिए बेहद प्रसिद्ध रहे हैं। वर्ष 1934 में इसके लिए यहाँ की संसद ने एक विशेष कानून भी बनाया था। स्विट्जरलैंड को संपूर्ण विश्व में एक तटस्थ देश के रूप में जाना जाता है। इसकी साख के कारण बैंकिंग कारोबार यहाँ बेहद अच्छा है। शुरुआत में बैंकिंग के संबंध में स्विस कानून बनाते वक्त गोपनीयता पर जोर नहीं था, लेकिन उन दिनों नाजी जर्मनी यहूदियों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करके उन्हें प्रताड़ित करते थे। इसी वजह से बैंकिंग संबंधित जानकारियों को बेहद गोपनीय बनाया गया। इसी गोपनीयता के कारण दुनिया भर का काला पैसा भी यहाँ के बैंकों में जमा होने लगा। क्वेश्चन नंबर 11, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? दरअसल अस्त्र और शस्त्र एक नहीं बल्कि दो अलग अलग शब्द हैं। इन दोनों का अर्थ भी सर्वदा भिन्न है। हालांकि दोनों का उपयोग युद्ध में प्रहार करने के लिए किया जाता है। अस्त्र जब किसी हथियार को हाथ का प्रयोग करते हुए दूर तक फेंका जाता है तो उसे अस्त्र कहते हैं। इसे एक ही जगह पर खड़े होकर चलाया जाता है। पुरानी काल में अस्त्र मंत्रों द्वारा आदेश देकर और अग्नि, गैस, विद्युत या यांत्रिक तरीकों से चलाए जाते थे। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र भी एक अस्त्र ही था जो मंत्रों से आदेश देने पर अपने लक्ष्य को और गतिमान हो जाता था। ब्रह्मास्त्र, पाशुशस्त्र, गरुड़शस्त्र आदि अस्त्रों के नाम हैं। शस्त्र पुराणों के अनुसार शस्त्र वह है जिन्हें हम हाथ में पकड़कर वार करते हैं। इन्हें अस्त्रों की तरह दूर से नहीं फेंका जाता है। इनसे दुश्मन पर सीधा वार किया जाता था। जैसे तलवार, गदा, त्रिशूल, बर्छा, धनुष आदि सभी शस्त्रों की श्रेणी में आते हैं। शस्त्रों में मंत्रों का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे हथियार भी है जो अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। जैसे धनुष बाण में धनुष शस्त्र भी होता है और बाण अस्त्र भी होता है। इसी तरह भाला यदि फेंककर वार किया जाए तो वह अस्त्र है और अगर उसे हाथों में थामे हुए ही दूसरे पर वार किया जाए तो वह शस्त्र है। वर्तमान काल में बम इत्यादि जिन्हें फेंककर हमला किया जाता है वह अस्त्र कहलाते हैं। मशीन गन, बंदूक इत्यादि जिन्हें हाथ में पकड़कर चलाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कपास को सफ़ेद सोना क्यों कहते हैं? दरअसल कपास किसानों के लिए आर्थिक तौर पर बेहद लाभदायक फसल है। अपनी इसी खूबी के कारण इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। इसकी खेती अमेरिका, अफ्रीका सहित विश्व के अनेक देशों में होती है। दुनिया के 3 प्रमुख कपास उत्पादकों में हमारे देश का नाम भी है। चीन के बाद हमारे देश में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। हमारे देश में मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कपास की खेती होती है। देश में कपास के कुल उत्पादन का लगभग 90% कपास इन्हीं राज्यों के किसान उपजाते हैं। लाभदायक खेती होने की वजह से कपास के कई उन्नतशील बीज विकसित किए गए हैं जिससे इनकी पैदावार बढ़ाई जा सके। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कपास शोध संस्थान नागपुर में हाई डेंसिटी कॉटन प्लांटिंग सिस्टम विकसित किया है। इस नई तकनीक के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर भूमि पर पहले ही की तुलना में ज़्यादा पौधे उगाए जा सकते हैं। इसके कारण ही महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे इलाकों में भी कपास का उत्पादन पहले की तुलना में बेहतर करने में मदद मिली है। इस नई तकनीक ने कपास किसानों में उत्साह भी भर दिया है। इस तकनीक में एक बार फिर से कपास क्रांति लाने की क्षमता है जो पिछले दशक में बीटी कॉटन के आने के बाद देखने को मिली थी। इस प्रजाति की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसके जरिए कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी कपास की अच्छी फसल हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।